जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू, कालम नवीस रोज़नामा नवाए वक्त इस्लामाबाद। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, 2 पुलिस वाले मारे गए और कई हज़ारों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अपने लोग अपने लोगों को मार रहे हैं। अफ़सोस की बात ये है। लेकिन आज जो मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो एहतजाज के ऊपर करना चाहता हूँ कि एहतजाज क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, इसका मकसद क्या है और पुरतशद्दुद एहतजाज क्या होता है और नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी ऑफ प्रोटेस्ट क्या है। तो किस तरह इस चीज़ को बदला जा सकता है। जब तक इन चीज़ों को समझ नहीं आएगी कि ये चीज़ें क्या हैं, तो एक आम आदमी तक ये पैगाम पहुँचाना कितना ज़रूरी है कि आपने अगर अपने मकासद हासिल करने हैं तो आप एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज किसी भी मुआशरे में दुरुस्त नहीं होता। अब एहतजाज क्या होता है कि जब इंसान अपने जायज़ मकासद को हासिल करने के लिए बार बार हुकूमती इदारों, दफ्तरों, ऑफिसर्स के पास जाता है और वहाँ पे उसका मसला हल नहीं होता, तो उसके पास राइट है कि वो अपील करे। अगर वो एक फ़र्द है और अगर वो ग्रोह लोगों का है तो वो फिर प्रोटेस्ट करे। तो ये उसको एक हक़ दिया हुआ है, एक जायज़ हक़ है कि वो एहतजाज करे, सड़कों के ऊपर आए और वो बताए कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसके पास जुल्म हो रहा है। कानून ने, आइन ने उसको ये हक़ दिया है, लेकिन उसका ये हक़ पूरा नहीं किया जा रहा। तो पहली बात तो ये है कि एहतजाज कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये इंसान का बुनियादी हक़ है। और ख़ास तौर पे एक इंडिविजुअल से जब हम एक ग्रोह की तरफ जाते हैं तो फिर ये एक लाज़मी हो जाता है कि वो अपने हुकूक हासिल करने के लिए एहतजाज करे। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे यहाँ पे बरतानवी हिंदुस्तान में मुसलमानों ने अपने लिए एहतजाज किया और उसके बाद जब उनके मसाइल हल नहीं हुए तो वो एक सेपरेशन की तरफ चले गए और पाकिस्तान के लिए उन्होंने तहरीक चलाई और पाकिस्तान हासिल किया। तो हम ये देखते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी के तहत कभी उन्होंने वायलेंस के लिए प्रोवोक नहीं किया, बल्कि एक कानूनी जंग लड़ के एक जमहूरी तरीके से एहतजाज भी किया, सड़कों पे आए, जलसे किए, कॉन्फ्रेंसेस की और अपना मुल्क, अपना मकसद हासिल किया। लिहाजा किसी सोसाइटी का जो ग्रोह है या पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी एक समाजी ग्रोह है, अगर उसके जायज़ मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, उसको कानूनी हुकूक नहीं मिल रहे, तो उसका राइट है कि वो एहतजाज करे। अब ये है कि इसका मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि अपनी बेगुनाही, अपनी मज़लूमियत और वायलेशन ऑफ राइट्स को हाईलाइट करना, कि वो बता रहा है सोसाइटी को कि देखो मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है, देखो कानून ये कहता है, अखलाकियात ये कहती हैं और ह्यूमन राइट्स जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन का वो ये कहता है, लेकिन मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है। और मैंने मुख्तलिफ आई अप्रोच डिफरेंट गवर्नमेंटल ऑफिस बट ही वॉज नॉट लिसन्ड बाय दैम। तो इस लिहाज से वो मजबूर हुआ है या वो ग्रुप मजबूर हुआ है कि वो सड़कों पे आए। तो ये उसका मकसद होता है कि टू हाईलाइट द इशू, ताकि उसकी आवाज़ सुने। मकसद इसका ये भी होता है कि एहतजाज करें ताकि लोग टेबल के ऊपर आ जाएं, डायलॉग की तरफ आएँ। अल्टीमेट जो मकसद होता है वो डायलॉग की तरफ आना है कि उसका मसला हल हो जाए, और मसला हल हमेशा डायलॉग से होता है। अब इसमें अपनी मज़लूमियत का, अपनी बेगुनाही का और अपने मुतालबात के बारे में जो बताना, जो एहतजाज में हाईलाइट करना है, उसकी 2 लेवल हैं। एक तो ये है कि अवाम अपने मुल्क में हाईलाइट करना ताकि लोगों को पता चले कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, और दूसरा ये है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स का इशू है ये यूनाइटेड नेशन का चूँकि एक डोमेन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स
तो कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के इंटरनल अफेयर्स के बारे में बात कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो इस लिहाज से ये इसका बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी हक़ है कि जब एक ग्रोह के साथ कोई ज़्यादती जुल्म होता है तो वो एहतजाज इस लिहाज से करता है कि मीडिया में बात आए, और मीडिया से वो फिर सोशल मीडिया में और उसके ज़रिए फिर पूरी दुनिया में ये आवाज़ जाए, और उसके बाद फिर वो इंटरनेशनल प्रेशर होता है उस गवर्नमेंट के ऊपर कि वो उस ग्रोह के साथ ज़्यादती ना करें। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट ने 3 एग्रीकल्चर बिल पास किए जो कि किसानों के ख़िलाफ़ थे, और वो 500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान दे बैठे हैं, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट, वो जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है उनका वो जारी है, और पूरी दुनिया में उस एहतजाज को सपोर्ट किया जा रहा है और बीजेपी की गवर्नमेंट को कंडेम किया जा रहा है, जिसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड किंगडम की जो बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें, और अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, हर जगह के ऊपर आवाज़ उठाई गई है और कंडेम किया गया है बीजेपी की गवर्नमेंट को, और किसानों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। तो इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है बीजेपी के ऊपर कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो किसानों की आवाज़ सुनी गई है, और उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो किसानों के साथ दे शुड कम टू टर्म्स विद द फार्मर्स। तो ये एक मकसद होता है कि अपनी आवाज़ को कौमी सतह के ऊपर और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर आवाज़ उठाना और लोगों को बताना कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि जो बुनियादी हुकूक हैं उनके मुतल्लिक़ अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है तो उसको हाईलाइट करना मकसद है, और इस मकसद को कवर होता है किसका? मज़हब का, कि मज़हब इजाज़त देता है और उसकी मज़हब से रेलेवेंट कोई चीज़ है, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन उसको कवर देता है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, और तीसरा जो है वो आईन भी इसका हक़ देता है, और जब आईन हक़ देता है तो जब हक़ उसको नहीं मिलता तो उसको रिएक्ट करना, ये एहतजाज, ये उसका इंसानों का एक बेसिक राइट है। लेकिन ये जो बेसिक राइट है उसका जो मोड ऑफ प्रोटेस्ट है दैट मस्ट बी नॉन वायलेंट, वो अदम तशद्दुद की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, दूसरे इंसानों को की जो सहूलतें हैं वो उसको एब्रिज नहीं करना चाहिए, और यानी दूसरों के जो हुकूक हैं, आपके हुकूक हैं, उसके लिए आप एहतजाज करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों के हुकूक आप पामाल कर दें और उससे भी आगे जाके फिर आग लगाएं गाड़ियों को, और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं जो यूनिफॉर्म में हैं उनके ऊपर तशद्दुद करें, उनको मारें, उनके ऊपर गोलियां चलाएं, ये तो बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। तो इस लिहाज से ये देखें कि एहतजाज कब होता है? जब मुतल्लिका हुकूमती इदारे मसाइल को या मसले को हल नहीं करते, या उसको नज़रअंदाज करें, या उसको डिले करें, इंसाफ की फराहमी में कोताही करें और मुसलसल कोताही करें, या उसमें कोई भी फैक्टर्स और हों, तो वो इनजस्टिस डिलेड इज़ इनजस्टिस डिनाइड, कि इंसाफ जो है उसको, जस्टिस को इंश्योर करना ये हुकूमत का काम है, और जब जस्टिस नहीं मिलता तो फिर लोगों का राइट है कि वो बाहर निकलें, लेकिन द मोड ऑफ प्रोटेस्ट मस्ट बी नॉन वायलेंट। तो अब यह है कि एहतजाज के क्या तरीके हैं? एहतजाज के 2 तरीके हैं, एक वायलेंट है और दूसरा नॉन वायलेंट है। अमेरिका की तारीख़ में ये दोनों तरह से था। मसलन मैल्कम एक्स था, तो वो कहता था कि वोटिंग राइट जब अफ्रीकन अमेरिकन को या ब्लैक्स को, कालों को जब नहीं दिए जा रहे थे, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि ऑल अमेरिकन्स आर इक्वल, लेकिन जो स्टेट लॉज थे उन्होंने उनको डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन के ज़रिए, लॉज के ज़रिए उनको बिल्कुल बुनियादी हुकूक से महरूम किया हुआ था, और उन्होंने फिर ये शुरू किया एहतजाज। उसमें 2 शख्सियात का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। एक मैल्कम एक्स है, उसका ये है कि वो वायलेंट स्ट्रेटजी थी, और वो ये कहता था बैलेट और बुलेट, कि हमें वोटिंग राइट दें, अगर नहीं देंगे तो हम गोलियां मारेंगे आपको, और दैट वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय एनी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, और सब लोग जो हैं
उनको कंडेम कर रहे थे कि जो वायलेंस है, वायलेंस ब्रीड्स मोर वायलेंस। तो कभी ये नहीं हुआ कि गोलियों से कोई मसला हल हो जाता है, गोलियों से हमेशा मसाइल और बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी के ऊपर कि आप एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन जो अदम तशद्दुद है उसके तरीके को इख्तियार करें। जितना भी तशद्दुद हो, एहतजाज करने वाले उसको बर्दाश्त करें, वो आगे से हाथ ना उठाएं। इसको हम अदम तशद्दुद कहते हैं। अदम तशद्दुद का मकसद ये होता है कि इन एनी फेवरेबल सर्कमस्टांस और सिचुएशन प्रोटेस्टर्स आर नॉट सपोज टू रिएक्ट फिज़िकली। कोई भी ऐसा मसला हो जाए तो वो फिज़िकली रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो टॉर्मेंटर्स जो हैं या जितने भी लोग उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, गोलियाँ चला, उसको सहें। उसको जो है वो जुल्म को अगर आप सहने का हौसला नहीं रखते तो आप एहतजाज करने के काबिल नहीं हैं। आप में वो हौसला नहीं है कि आप एहतजाज करें। आप देखें कि एहतजाज दुनिया में बहुत बड़े हैं। करबला भी एक एहतजाज था, और इकबाल इसी को कहता है कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये नहीं है कि आप गोलियां और वेपन्स उठा लें और आग लगाना शुरू कर दें, गोलियां चलाना शुरू कर दें। तो जो मोमिन है उसमें जो हौसला होता है वो बेतेग भी लड़ता है और अपनी मजलूमियत से ये साबित करता है कि वो सच्चा है और जस्टिस उसको नहीं मिल रहा और उसको इंश्योर करना चाहिए। और ये आने वाली नस्लों के लिए भी पैगाम है। जबकि अगर आप तशद्दुद करेंगे तो इसका मतलब आप आने वाली नस्लों को भी ये सबक दे रहे हैं कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वायलेंट तरीका इख्तियार करें, वायलेंस। और फिर वो वायलेंस से ग्रो तक नहीं रहेगी, बल्कि वो बच्चे जो हैं अगर वहाँ पे जाके तो आग लगा सकते हैं, गोलियाँ चला सकते हैं, तो अपने घर में भी वो पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं करेंगे। वो हमेशा फिर अपने आप को वायलेंट स्ट्रेटजी के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इस तरह जो सोसाइटी दैट वुड बिकम अ हेलिश प्लेस फॉर द कमिंग जनरेशन। तो ऐसी एक शख्सियत का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट लीडर थे, नॉन वायलेंट स्ट्रेटजिस्ट थे, और उन्होंने सारी ज़िंदगी अदम तशद्दुद को आगे लेके चले। मुतालबा उनका था कि जब अमेरिका का आइन हमें इक्वल डिक्लेयर करता है तो ये स्टेट लॉज जो हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी हैं। वो कानून जो आइन से मुतसादिम हों वो कानून नहीं हैं। वो कवानीन जो अखलाकियात, जो बैनुल अक़वामी अखलाकियात से मुतसादिम हों वो लॉज नहीं हैं। और मार्टिन लूथर किंग कहता है कि उसको जो प्रोटेस्ट करना, उसकी मुखालफत करना आपका हक नहीं है, आपका फ़र्ज़ भी है कि आप ऐसे लॉज की मुखालफत करें, बाहर आएँ और उनके ऊपर एहतजाज करें। लेकिन एहतजाज का तरीका ये होना चाहिए कि आप अपने मकसद को हाईलाइट करें, फ़िज़िकली रिएक्ट ना करें। आप नॉन वायलेंट होके वो प्रोटेस्ट करें। अब देखें कि उसको प्रैक्टिकली एक आदमी बात तो बड़ी करता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको साबित करना खासा मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मोहनदास करमचंद गांधी थे, तो वो भी अदम तशद्दुद के बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे, लेकिन वो ही वाज रेडी टू सपोर्ट ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर्स ऑन सम कंडीशंस, कि जब आप तैयार हो जाते हैं कि जी हम इस चीज़ के ऊपर आपको साथ देने के लिए तैयार हैं, मरने मराने के ऊपर तैयार हैं, तो आपका जो एक आइडियालॉजी है वो प्रैक्टिकली आप उसको प्रूव नहीं कर रहे होते। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत बड़ा लीडर है कि उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकली इसको प्रूव किया। उसके घर के ऊपर बम गिराए गए, उसके ऊपर हमले हुए, चाकू से उससे ज़ख्मी किया गया, ही हैड टू रिमेन इन हॉस्पिटल, उसको ठुड्डे मारे गए, उसको थप्पड़ मारे गए, लेकिन ही नेवर रिएक्टेड फिज़िकली। कभी भी उसने इस चीज़ को नहीं किया। अच्छा, फिर उसका बड़ा खूबसूरत है, वो ये कहता है कि जो क्रिश्चियन मोरालिटी है, टर्न द अदर चीक, कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर। वो कहता है कि ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो जायज़ हो सकता है, प्रैक्टिकेबल हो सकता है, लेकिन कौमों के या ग्रोहों के रवैयों में या उनके मामलात में ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। बल्कि वो ये कहा करता था कि क्राइस्ट
इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर इन द डोमेन ऑफ लव, कि वो मोहब्बत में एक्सट्रीमिस्ट। तो वो कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट रवैया किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं होता। मतलब आप कहें कि जी कि ठीक है जुल्म हो रहे हैं तो कोई मत अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है तो हम इसकी तरफ इसको कह दें, वो कहते हैं नहीं, ये कहता है जुल्म है, अपने आने वाली नस्लों के साथ जुल्म है, आप निकलें। वो कहते हैं कि जो इनफरादी तौर पे तो आपका हो सकता है कि कोई आपके साथ ज़्यादती भी करे तो आप चुप कर जाएं, लेकिन एक ग्रोह की हैसियत से, एक जमात की, पार्टी की हैसियत से, एक ग्रुप की हैसियत से ये जुल्म होता है। कौमें इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकती, ये वहाँ प्रैक्टिकेबल नहीं है। लिहाजा ग्रोह के साथ अगर कोई ज़्यादती जुल्म होता है, उनके हुकूक उनको वायलेशन होती है, उनको उनका अखलाकी फ़र्ज़ है, उनका मजहबी फ़र्ज़ है कि वो बाहर आएँ और एहतजाज करें। आप देखें कि जब प्रोटेस्ट हुआ था तो एक कहा था कि जो मॉन्टगोमरी बस बाइकाट था और उसमें बसों का बाइकाट किया जो अफ्रीकन अमेरिकन में, तो एक बहुत बूढ़ी औरत थी, वो बसेज इस्तेमाल नहीं करते थे, ना बच्चे ना कोई भी बसें, और जो बसेस थी वो वाइट लोगों की बसेस थी और वो खाली जा रही होती थी और वो लोग अपने काम पे जाते थे, दफ्तरों में जा रहे थे, लेकिन बस के ऊपर नहीं बैठते थे, लिहाजा बस कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा था। तो एक औरत जो है वो बिल्कुल बूढ़ी, उनसे चला नहीं जा रहा था, तो एक गाड़ी आई, कार आई, तो उसने कहा जी कि मैं आपको अब आप बैठ जाएं ना, हम आपको छोड़ दें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पैदल जाना चाहती हूँ, मेरी कम्युनिटी ने ये फ़ैसला किया। क्योंकि आपसे चला नहीं जा रहा, तो आप बड़ी मुश्किल से चल रही हैं, तो हम वहाँ तक छोड़ देते हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने अपने लिए नहीं चल रही, मैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए चल रही। दिस वुड बी अ मैसेज टू द कमिंग पोस्टेरिटी कि ऐसे आपको कुर्बानियाँ देनी होती हैं। तो वो नहीं बैठी। सो आप उस लिहाज से देखें कि ये इस लेवल का एहतजाज था। बल्कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो अफ्रीकन अमेरिकन की हिस्ट्री है, इसका कुछ हिस्सा ज़रूर पढ़ाना चाहिए कि कैसे नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने अपना इक्वल स्टेटस हासिल किया। अब ये है कि इसके स्टेप्स क्या थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो इक्वल राइट्स हासिल करने के लिए, और जो स्टेट लॉज थे अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड, उसको कैसे उन्होंने मैनेज किया। सबसे पहले उसका स्टेप था कि इन्वेस्टिगेशन या वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। जब उनके पास किसी स्टेट से शिकायत आती थी कि उनके साथ ये जुल्म हो रहा है, उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है, उनके साथ ये वायलेशन हो रही है, तो वो ये नहीं है कि उनको फौरी तौर पे और उसे कहेंगे ठीक है जी ये ज़्यादती हो रही है तो हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। नो, वो इन्वेस्टिगेशन, वो टीम भेजते थे कि ये बात जो कर रहे हैं तो ये वाकई इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्या वाकई वहाँ पे जुल्म हो रहा है। जब उसकी रिपोर्ट ये आती थी मरकज़ को या हेड क्वार्टर्स को मिलती थी कि हाँ वो वाकई जुल्म हो रहा है, तो तब वो इस तस्दीक के बाद जो कहते हैं ना कि आपके पास अगर कोई ख़बर लेके आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। ये नहीं है कि कोई सोसाइटी में कहें कि ये इसने वायलेशन की है, इसने फ़लाँ काम किया है, तो लोग खड़े हुए हैं उसको मारना शुरू करते हैं। उसकी तस्दीक कर लिया करें। तो वो अगर तस्दीक पूरी हो जाती है कि वाकई ही ये ज़्यादती, ये इनजस्टिस हुआ है, तो फिर दूसरा मरहला आता है और वो आता है निगोसिएशन, बातचीत, गलबात, कि जो रेलेवेंट ऑफिसेज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट आर्गन्स हैं, उनके साथ वो बातचीत करते थे। अपना एक वफ़द भेजते थे, डेलीगेशन, वो उनसे बात करता था कि देखें ये लॉज गलत हैं, ये आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं ये गलत हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है तो आप इसको ख़त्म करें। तो वो मार्टिन लूथर किंग कहता है कि अक्सर हमें यही होता था कि आप वेट करें, हम इसका हो जाएगा, ये कर लेते हैं। तो वो ये कहता है कि वेट मीन्स नो, कि जब दफ्तरी अफसरी रवैया ये है कि जी कोशिश करते हैं मसला हल हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, हम कोशिश करें, तो जब डिले का मतलब है नो, वेट का मतलब है नो। तो इस लिहाज से फिर आगे जब वो वेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे तो वो कहते हैं हम इसको कंसिडर करते थे नो। तो फिर तीसरा होता था, वो था कॉल फॉर एप्लीकेशंस, कि वो ये एडवर्टाइज़ कर देते थे कि हम अटलांटा में या किसी जगह के ऊपर ये एहतजाज कर रहे हैं, हमें 5,000 लोग चाहिए, 500 लोग चाहिए, 10,000 लोग चाहिए, 100 लोग चाहिए। अच्छा, अब वो ये लोग फिक्स क्यों करते थे? बेशक लाखों एप्लीकेशंस आती थी, लेकिन वो जितनी रिक्वायर्ड होती थी
जिन्होंने ऐलान किया हुआ था कि हमें 100 चाहिए, 5000 चाहिए, वो उतने ही लोग रखते थे। ऐसा क्यों होता था? ऐसा ये होता था कि वो इनजस्ट लॉज़ की, जो अनजस्ट लॉज़ हैं उनकी तो वो मुखालफत कर रहे थे, लेकिन साथ साथ वो अपने लॉ का किसी ना किसी लिहाज से एहतराम भी कर रहे थे। और वो क्या था कि व्हेन दे वुड बी अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो जो कोर्ट है उसको ज़मानतें चाहिए, वो ज़मानत के ज़रिए उनको रिहा करेगी। ये नहीं होगा कि जैसे हमारी सोसाइटी में ये होता है कि जी हमारे सारे जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनको रिहा किया जाए, और उसमें जितने भी उन्होंने जुराइम किए होते हैं, जितनी भी उन्होंने कत्ल व गारत की होती है, आग लगाई होती है, और उनको कहा जाता है कि इनको सबको रिहा कर दे। नो, वहाँ पे एक जो पुलिस का इदारा है जिसने उनको अरेस्ट किया, दूसरा, और कानून के मुताबिक उन्होंने किया, फिर उनके ऊपर केसेस बनाए, और उसके बाद वो केसेस जो हैं वो अदालत के ज़रिए सॉर्ट आउट होते हैं। तो वो भी कानून है। तो आपने एक कानून के ऊपर उनके खिलाफ एक्शन लिया और दूसरे कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अमेरिकन सोसाइटी में इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता था। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जितने पार्टी फंड में उनके पास पैसे होते थे, सिर्फ उतने ही प्रोटेस्टर्स को अलाउ करते थे कि हमें 5000 चाहिए या हमें 500 चाहिए, ताकि इनकी हम ज़मानतें करवा सकें। और उन्होंने कभी ऐसे मुतालबा नहीं किया कि वैसे ही आप इनको रिहा करें वरना हम और एहतजाज करेंगे, नेवर। तो इस लिहाज से दूसरा है एप्लीकेशन। अब जब वो रिक्वायर्ड नंबर आ जाते थे तो फिर तीसरा मरहला आता था, और वो होता था सेल्फ प्योरीफिकेशन। सेल्फ प्योरीफिकेशन क्या है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जब 5000 लोग हैं उनकी अब वर्कशॉप्स होती थी, उनको उनकी कई दिन की ट्रेनिंग होती थी, तरबियत होती थी कि जो स्टेट है उसके जो लॉज क्या हैं, और वहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ पे आम रवैया लोगों का क्या है। और एंड के ऊपर उनको वो वीडियोस दिखाई जाती थी कि जो पिछली वीडियोस में जो लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, गर्म पानी के हौसेस उनको और कुत्ते उनके ऊपर छोड़ रहे हैं, और कितना जो है ना वो जुल्म कर रहे हैं और वो खून बह रहा है। तो ये सारी वीडियोस दिखाई जाती थी, और वो ये कहते थे कि आप ये देखें, ये आपके ऊपर तशद्दुद भी होगा, आपके ऊपर ये जुल्म भी होगा, ये सब कुछ आपके साथ होगा। हमारा मसला ये है कि आपने रिएक्ट नहीं करना फिज़िकली। आपके ऊपर जितना मर्ज़ी तशद्दुद हो, आपने तशद्दुद सहना है, आपने उल्टा उनके ऊपर तशद्दुद नहीं करना, आपने उनका जवाब ऐसे तशद्दुद में नहीं देना। तो वो वीडियोज़ में जब वो देखते हैं कि कितने खौफनाक हैं, जो छोड़ना चाहता है वो वापस चला जाए, वो अगले जो एप्लीकेंट्स हैं उनको बुला लेंगे। लेकिन वो लोग वहाँ पे इतने कमिटेड हो जाते थे कि कभी किसी ने वायलेशन इसकी नहीं की, और वो नॉन वायलेंट रहते थे। अब जब सेल्फ प्योरीफिकेशन का हो गया, उसके बाद फिर आता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन ये होता है कि वो सारे लोग जो हैं उस शहर में या उस स्टेट में वो चले जाते हैं, और उसके बाद वो फिर कानून की खिलाफ वर्जी, इनजस्ट लॉज, उनकी खिलाफ वर्जी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कैंटीन के ऊपर बाहर लिखा हुआ है, होटल के बाहर लिखा हुआ है कि डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। तो वो ब्लैक्स उसमें के अंदर घुस जाते थे और वो कहते थे जी हमें चाय दें, हमें खाना दें, हमें ये करें वो। तो वो कहते थे कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड, और वो उसी वक्त पुलिस को फ़ोन करते थे और पुलिस आके अरेस्ट करती थी, वो चुप करके उनके साथ चले जाते थे। पार्क है, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन नहीं आ सकते। इवन जो अफ्रीकन अमेरिकन दे वर क्रिश्चियंस, बट दे वर नॉट अलाउड टू बरी देयर डेड बॉडीज़ इन द सेम सिमेट्रीज़। उनके लिए अलहदा कब्रिस्तान होते थे जो अफ्रीकन अमेरिकन, जो ब्लैक अमेरिकन थे। तो लेकिन वो उन्होंने ये सारे ये खिलाफ वर्जी करते थे और वहाँ पे बैठ जाते थे, और उस वक्त फिर वो पुलिस को बुलाते थे और उसको वो अरेस्ट कर लेते थे, और उसके बाद ये सिलसिला ये चलता रहता था। और उनका बुनियादी दो मकसद थे। एक तो ये कि जो इनजस्टिस हो रहा था उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, अगर जितना वो कहते थे कि जितना पुलिस हमारे ऊपर ज़्यादा तशद्दुद करेगी उतना ज़्यादा हमारा मसला हाईलाइट होगा एट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और हम ये चाहते हैं। वरना अल्टीमेट हमारा गोल ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं दे शुड कम टू टर्म्स विद दैम, और उनके मसाइल जो हैं वो हल करें, ये उनका मसला है। और उसके बाद वो कानून की खिलाफ वर्जी करते थे, और उसके बाद एक लम्हा ऐसे आया कि स्कूल के बच्चों को ट्रेन करके मार्टिन लूथर किंग जूनियर सड़कों के ऊपर लेके आया, और उनके ऊपर इतने तशद्दुद सब कुछ हुआ, लेकिन किसी बच्चे ने भी कोई पत्थर
तक जो है वो नहीं मारा। और उसके बाद लिंडन बी जॉनसन के दौर में जब वाशिंगटन में मार्च का फैसला किया गया, तो इट वाज हॉरिबल टू थिंक अबाउट दिस प्रोटेस्ट इन वाशिंगटन डीसी। लेकिन जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि एक टहनी भी नहीं टूटेगी। और उसके बाद फिर लाखों का मजमा जो प्रोटेस्टर्स थे वो वाशिंगटन डीसी में इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और फिर एक टहनी भी नहीं टूटी। महज़ब माशरों की उनको महज़ब या तरक्की याफ्ता इसी लिहाज से कहते हैं कि उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, टूवर्ड्स अदर ब्रदर्स लिविंग इन द सेम सोसाइटी, वो इंतहाई महज़ब होता है। अगर कोई शख्स हॉस्पिटल में नहीं पहुंच रहा तो डेफिनेटली वो हमारे ही भाई हैं। जो मरीज़ है वो ऐसे ही है जैसे वो पाकिस्तानी है, इंसान है, वो हमारे ही भाई है। अगर किसी शख्स ने घर पहुंचना है और वो बसेस के ऊपर जो है वो ब्लॉक हुई है कई घंटों तक, कई दिनों तक, तो वो उसमें जो ख़वातीन बैठी हुई हैं, जो वहाँ बच्चे बैठे हुए, वो सारे हमारे अपने लोग हैं। जब तक हम ये रवैया इख्तियार नहीं करते, जब हम अपने रवैयों को नहीं बदलते, जब हम तालीम को, इल्म को अपने रवैयों में तब्दीली लाने का ज़रिया नहीं बनाते, उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरी जो फ़िक्रत किताब है उसके जो बैक टाइटल है उसके ऊपर मैंने ये लिखा था कि जो तालीम है वो इंसानों को दानिश नहीं सिखाती, उनको हिकमत या अक्ल नहीं सिखाती, बल्कि उनके अंदर जो छुपे हुए जौहर हैं, जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उनको बाहर निकालने का एक ज़रिया फ़राहम करती है कि उसके अंदर जो क्वालिटीज़ खुदा ने उसको दी हुई है उसको कैसे उसने उसका इज़हार करना है, ये उसको तालीम सिखाती है। तो खुदा करे कि हमारी सोसाइटी में तरक्की याफ्ता, महज़ब और नॉन वायलेंट एटीट्यूड जो है वो रवाज पाए, ताकि हम एक बेहतरीन पाकिस्तान के शहरी साबित हों और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारा भी उसी तरह ज़िक्र हो जैसे आज हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर और इन लोगों का कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।